चलिए, आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग संसद, पार्लियामेंट। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? अब देखिए, भारतीय संविधान में अगर संसदीय शासन व्यवस्था की बात की जाए, तो हम किस देश से लिए हैं? तो हम जानते हैं ब्रिटेन से लेंगे, ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। डायरेक्ट सवाल, जैसे ही संसदीय शब्द हो, पार्लियामेंट शब्द हो, तो हम ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं, ये टिक लगा दीजिएगा। अब चलिए इसकी डिटेल हम लेते हैं, तो सुनिए। इसका डिटेल क्या है कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ये हम जानते हैं। संसदीय शासन का उद्भव जो है ब्रिटेन में हुआ, ठीक है। कहाँ से हुआ? अगर संसदीय शासन का अगर उद्भव की बात करें तो ब्रिटेन से हुआ उदय, ठीक है। इसलिए ब्रिटेन की संसद को संसद की माँ मतलब मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स कहते हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं वेस्ट मिनिस्टर। देखिए, मिनिस्टर है, पूरा नाम इनका वेस्ट मिनिस्टर मॉडल शासन, ठीक है। हम पढ़ेंगे लेकिन वेस्ट मिनिस्टर मॉडल शासन की एक लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि लोकतांत्रिक संसद व्यवस्था है कौन सा मॉडल, तो वो है हमारा वेस्ट मिनिस्टर मॉडल शासन, जो सैकड़ों वर्षों में ब्रिटेन में विकसित हुई है। कहाँ हुई है? ब्रिटेन में विकसित हुई है। इस व्यवस्था का नाम जो है लंदन के पैलेस ऑफ वेस्ट मिनिस्टर, पैलेस ऑफ वेस्ट मिनिस्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पैलेस ऑफ वेस्ट मिनिस्टर पर आधारित है, याद रखिएगा। आगे और देखते हैं, आप स्पीड करके वीडियो देख लीजिए। जहां पर ब्रिटेन की संसद स्थित है, जहां पर ब्रिटेन की संसद जो है स्थित है, ये हम जानते हैं। आगे बात करते हैं। इसलिए वेस्टमिंस्टर का अर्थ है, वेस्टमिंस्टर का अर्थ है कि सरकार का स्वरूप संसदीय है। सरकार का जो स्वरूप है हमारा संसदीय है, मतलब क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आगे बात करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? बताइए। अगर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अगर अधिकतम संख्या पूछे कितनी है, 550, मतलब 550 बताएंगे, 550 बताएंगे। आगे बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार, 81 के अनुसार, ठीक है, संविधान के आर्टिकल 81 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या 52 है, मतलब 552 है, ठीक है। लोकसभा की अगर अधिकतम संख्या भी पूछे आर्टिकल 81 के अनुसार तो हमारा 552 है, ठीक है, 552 है। जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अगर पूछेगा ना तो 550 बताइएगा, मतलब 550, ठीक है। क्लियर हो गया? अब उसमें भी चलिए आगे चलते हैं। जिसमें राज्यों से 530 सदस्य हैं, राज्य से स्टेट से सिर्फ जितने भी स्टेट्स हैं उससे 530 मेंबर हैं, तथा केंद्र शासित क्षेत्रों से 20 सदस्य हो सकते हैं। शासित प्रदेश के जो क्षेत्र है हमारा उसके 20 मेंबर हैं, वो भी लोकसभा के, ये भी ध्यान रखना। एक मिनट, 20 मेंबर है तो हुए ना 550, ये हो गया। आगे बात करते हैं। किंतु वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है। तो एक बात ध्यान रखना है, आर्टिकल 81 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या हमारा 552 है, मतलब 552 है, जिसमें लोकसभा का निर्वाचित सदस्यों की संख्या अगर पूछे तो 550 है भी निर्वाचित लोकसभा में। जिसमें राज्यों के सदस्य कितने हैं? तो 530 है लोकसभा के राज्यों में। केंद्र शासित प्रदेश में 20 सदस्य, ये हम जान गए। लेकिन अभी वर्तमान में टोटल कितने हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो हम वर्तमान में जानते हैं कि वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है, मतलब 543 है, ये हम जानते हैं। जिसमें 530 सदस्य राज्यों से एवं 13 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब 20 मेंबर होने चाहिए, हो सकते हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश से, जिसमें से अभी हमको वर्तमान में 13 ही सदस्य हैं, इसलिए 530 ना होके 543 ही है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 81 के अनुसार 552 है, जिसमें लोकसभा निर्वाचित सदस्य हमारे 550, ये जरूर ध्यान रखना है। और इसमें से भी 530 सदस्य राज्य के होने चाहिए और केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र के 20 सदस्य हो सकते हैं, अभी हुए नहीं है, बस इतना क्लियर करिए। अभी कितने हैं वर्तमान में? 13 ही सदस्य केंद्र शासित क्षेत्र के मेंबर 13 ही सदस्य, तो टोटल 530 तो पूरे हैं। जितने स्टेट हैं उसमें से 530 सदस्य तो हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन हमारे केंद्र शासित प्रदेश में, जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां ही 20 ना होकर अभी 13 ही है, तो 20 हो सकता है और 20 होगा।
आगे चल के, जो कि हम बताएंगे अपडेट। अभी इतना ही रखना कि 543 ही है, ठीक है, वर्तमान में। ये तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अगर पूछ दे कितने वर्षों का होता है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का 6 वर्ष, लोकसभा का 5 वर्ष, ये तो आप भी जानते हैं। अब चलिए, राज्यसभा की बात हो रही है तो राज्यसभा का आर्टिकल भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 83 के 1 मतलब 83, आर्टिकल 83 के अनुसार, 83 1 के अनुसार भी बोल सकते हैं, 83 भी बोल सकते हैं, अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। तो आगे तो सवाल बना क्या, सुन लीजिए कि राज्यसभा क्या है? राज्यसभा तो एक अस्थायी सदन है, एकदम सही बात है। तो आपसे पूछेगा कि राज्यसभा बताइए क्या है, तो अस्थायी सदन है। और किसमें राज्यसभा की बात की गई है, कौन से आर्टिकल में? तो 83, मन है तो 1 लगा दीजिएगा। अब बात करते हैं कि और उसका विघटन की बात करेंगे। विघटन की बात करेंगे, विघटन नहीं किया जा सकता है, इसलिए तो अस्थायी है। राज्यसभा इसलिए तो अस्थायी है क्योंकि उसका विघटन नहीं किया जा सकता, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता, उसे स्थगित नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, इसके सदस्यों का कार्यकाल अगर बात करें तो 6 वर्ष होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवा निवृत्त हो जाते हैं। तो सेवा निवृत्त हो जाते हैं, निवृत्त होने का मतलब कि 2 वर्ष बाद बदल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं उनका। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो 1/3 जो सदस्य हैं 2 वर्ष के बाद समाप्त हो जाता है, निवृत्त हो जाते हैं। रिटायर कहिए, है ना? चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है कि राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो राज्यसभा का गठन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था, या किस वर्ष हुआ, सॉरी किस वर्ष हुआ नहीं, किस वर्ष हुआ ना, किस वर्ष हुआ था भी अगर लगाएंगे तो कोई गलत नहीं होगा। तो किस वर्ष हुआ था? तो 1952 में हुआ था, मतलब 1952 में हुआ था। ठीक है, 1952 में हुआ था। अब चलिए इसके बारे में भी जानते हैं, तो सुनिए। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम वर्ष 1952 में हुआ था, हम जान गए, ये तो हम अभी ऊपर ही पढ़े हैं। इसका जो है प्रथम सत्र की बात करें, प्रथम सत्र जो है शुरुआत जब हुआ था 13 मई 1952, मतलब 1952, मई 1952 ज्यादा याद रखिएगा, ये ज्यादा इतना पूछता है, लेकिन आप याद रखिएगा 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ। तो पूछेगा कि राज्यसभा का प्रथम सत्र जो शुरू हुआ वो कब हुआ था, तो 13 मई 1952 को हुआ था। वर्ष 1954, यस 1954 तक जो है राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। अब एक बात ध्यान रखिएगा, 1954 में क्या हुआ कि राज्यसभा को पहले राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। तो आपसे पूछेगा कि राज्य परिषद का नाम से किसे जाना जाता है, तो राज्यसभा को ही जाना जाता है। राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से कब तक जाना गया, किस वर्ष जाना गया, तो हम बताएंगे 1954 के समय, है ना? आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 मेंबर मतलब 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इसमें क्या है, 245 मेंबर हैं, सदस्य हैं। क्लियर हो गए? जैसे हमारे लोकसभा में अगर देखा जाए आर्टिकल के अनुसार तो हमारा ज्यादा है, लेकिन अभी अगर देखा जाए सदस्य की बात करें तो 550 है, जिसमें 530 जो हमारा स्टेट का है, लोकसभा का है कि नहीं है, और 20 हमारे हो सकते थे केंद्र शासित प्रदेश से, जिसमें से 13 ही है, तो टोटल 543 ही है लोकसभा का सदस्य अभी वर्तमान में। उसी तरह इसमें भी है कि 250 सदस्य हैं, 250 सदस्य मतलब होने की संभावना है किसमें, राज्यसभा में अधिकतम, लेकिन अभी वर्तमान में हमारा 245 ही सदस्य हैं राज्यसभा में। बस इतना ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये सवाल पूछता है और बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो अब से कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए 5वें प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, 5वां प्रश्न क्या है कि लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष के वेतन और भत्ते की बात करें, कौन निर्धारित करेगा, तो वो करेगा संसद मतलब पार्लियामेंट करेगा, कि हम जानते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। संविधान के आर्टिकल 97 के अनुसार, मतलब 97 मतलब 97 के अनुसार राज्य के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते को संसद विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित करती है। इसका उल्लेख जो है संविधान की दूसरी अनुसूची में की गई है। यह सिंपल था। अच्छा, आपसे सवाल क्या बनेगा, आप खुद सोचिए ना, सवाल क्या बनेगा? पूछेगा कि आर्टिकल 97 में क्या है, आर्टिकल 97 में क्या है, तो हम बोलेंगे कि वेतन भत्ते की बात की गई है, संसद विधि द्वारा समय समय पर जो निर्धारित होता है वेतन, उसकी बात कही गई। तो किसके लिए वेतन, तो सभापति
और उपसभापति, और लोकसभा के जो सभा अध्यक्ष है, देखिए यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देता हूं, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इनकी वेतन भत्ते की बात कही गई है। उनकी वेतन की बात कही गई तो कौन सी अनुसूची के तहत उल्लेख किया गया, तो दूसरी अनुसूची के तहत। क्लियर हो गया, भूलिएगा नहीं ना। चलिए आगे चले, छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। छठा क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, बताइए कौन करता है, तो वो करता है हमारा, मतलब करते हैं हमारे राष्ट्रपति। कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति करते हैं। अब राष्ट्रपति करते हैं तो चलिए इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि क्यों कैसे करते हैं, कौन से आर्टिकल कौन से भाग है ना, ये सब हम पढ़ेंगे। तो देखिए संविधान के भाग 5, संविधान के भाग 5 और आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, याद रखिएगा अनुच्छेद 148 से लेके 151, मतलब 148 से लेके 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। ये कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, कहां से कहां तक किया गया है, आर्टिकल बताइए। तो 148 से 158, 148 से यहाँ पे बढ़िया कर देता हूं, आर्टिकल 148 से 151 में, मतलब 148 से लेके 151 तक जो है बात कही गई है। भाग कौन सा, तो भाग 5 में इसकी चर्चा की गई है। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का बात करें, परीक्षक की बात करें, उसका प्रावधान भाग 5 में किया गया है। तो देखिए लिखा हुआ है जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर पढ़ा जाता है, ठीक है, पूरा इसे अच्छे से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ा जाता है, ये जरूर ध्यान रखना है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CAG बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा, ठीक है, क्या पूछेगा कि महालेखा परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो उसका शॉर्ट फॉर्म बताइए, तो उसे हम CAG बोलते हैं, जो कि आप बहुत बार न्यूज में सुनेंगे CAG आ रहे हैं, CAG की बात है, CAG का न्यूज देखिए, CAG कौन है वर्तमान में, है ना, तो इस तरह का होता है, तो ये ध्यान रखिए। सुनिए आर्टिकल 148 148 मतलब 148 1 के अनुसार, ठीक है, 1 के अनुसार क्या होगा कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति करने का अधिकार, या जो कह सकते हैं आप, या नियुक्ति करने का जो है राष्ट्रपति के हाथों में रहेगा या राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जैसे आप जोड़ सकते हैं, याद होने से। आगे क्या सवाल बनता है आप सुन लीजिए। तो यहाँ पे है यह संघ एवं राज्यों के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट संघ एवं राष्ट्रपति तथा राज्यों में राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। मतलब ये जो CAG होते हैं, जिनका शॉर्ट फॉर्म में आप CAG बोल रहा हूं मैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात कर रहा हूं, ये जो है ये अपना रिपोर्ट जो है ना, समझिए संघ या राज्य के कहीं भी, संघ में मतलब राष्ट्रपति को जमा कर सकते हैं या राज्य में राज्यपाल को प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी के समक्ष ये प्रस्तुत कर सकते हैं CAG। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 7वें प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। 7वां प्रश्न क्या है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जो है समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है, ठीक है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की बात करें कि समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है, उसका नाम बताइए, तो वो और कोई नहीं, लोक लेखा समिति है। तो देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CAG बोलते हैं, ठीक है, द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच लोक लेखा समिति मतलब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है। मतलब लोक लेखा समिति करती है। अगर CAG जो है अपना लेखा परीक्षण संबंधी जो प्रतिवेदना की अगर जांच के लिए, मतलब जो लिखा उसकी जांच के लिए जाएगा, तो जांच के लिए किसके पास जाएगा, लोक लेखा समिति के पास जाएगी, और यही करेगा। यह संसद की सबसे पुरानी समिति है। तो संसद की, पार्लियामेंट की सबसे पुरानी समिति कौन सी है, तो लोक लेखा समिति है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि इसका गठन जो है 1921 में हुआ था, मतलब 1921 में हो गया था। तो आपसे पूछेगा लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ, तो 1921 में हुआ था, ठीक है। इसके कुल सदस्य 22 थे, 22 मेंबर थे, ये ध्यान रखना है, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से शामिल थे। क्लियर हो गए, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से शामिल थे। 8वां प्रश्न क्या है कि किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है।
बताइए किस सदन का अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वो है हमारा बी, राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। तो किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वो है राज्यसभा। अब कैसे नहीं होता है हम चलिए जानते हैं। राज्यसभा की बात करते हैं तो चलिए देखिए राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति, ठीक है? अध्यक्ष कहिए या सभापति कहिए, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष है या सभापति जो है राज्यसभा का सदस्य ही नहीं होता है। सोच रहे हैं? अनुच्छेद 64 के अनुसार मतलब 64 के अनुसार आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। समझ गए? राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लेकिन आर्टिकल 64 के अनुसार 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका निर्वाचन की अगर बात करें, इसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। समझ गए? आगे बात करते हैं तो सुनिए, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव जो है केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। चलिए 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न क्या है कि संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को लोक महत्व का जो है अविलंबनीय विषय मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। स्थगन प्रस्ताव कहते हैं तो चलिए जानते हैं। तो स्थगन प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मूल उद्देश्य जो है लोक महत्व के अविलंबनीय विषयों पर संसद के किसी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है? ठीक है? ये होता है स्थगन प्रस्ताव का इंग्लिश में क्या नाम है बता दीजिए। तो एडजर्नमेंट मोशन बोला जाता है। आप अपनी तरफ से भी मोशन मतलब अपनी तरफ से भी उच्चारण कर सकते हैं। एडजर्नमेंट बोला जाता है। डी है एडजर्नमेंट कर दीजिए मोशन। ठीक है? याद रखिएगा बोला जाता है इसे इंग्लिश में। एक बात ध्यान रखना है, किसी भी सदन में लाया जाता है ये तो हम जान गए, किंतु इस प्रस्ताव को कम से कम 50 सदस्यों की सहमति थी, मतलब 50 मेंबर्स की सहमति तथा अध्यक्ष की अनुमति से ही लाया जा सकता है। ऐसे नहीं लाया जा सकता, ये भी ध्यान रखना है। जिसके तहत संसद की नियमित कार्यवाही को स्थगित करने या स्थगित करके इस पर चर्चा कराई जाती है। इस प्रस्ताव पर कम से कम 2.5 घंटे तक चर्चा होना आवश्यक है। कितने घंटे तक? 2.5 घंटे तक चर्चा होना आवश्यक है। चलिए 10वां प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न क्या है कि मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। तो मंत्रिपरिषद में शामिल कौन नहीं है? तो सी, कैबिनेट सचिव जो है मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? कैबिनेट मंत्री तो होगा ही, राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी, ये सब जो है मंत्रिपरिषद में शामिल हैं। देखिए कैबिनेट सचिव नहीं होते। क्यों नहीं होते? अब चलिए जानते हैं। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज जो होते हैं मिनिस्ट्रीज, तो मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा उप मंत्री सम्मिलित होते हैं मंत्रिपरिषद में। ठीक है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज जो होता है, मिनिस्ट्री जो होते हैं जिसे मंत्रिपरिषद बोलते हैं, उसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री के प्रभार, स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री सब सम्मिलित होंगे। अब बात करते हैं, आर्टिकल जानते हैं उसके बाद बात करते हैं। तो आर्टिकल क्या है? 75 1 के क में, मतलब आर्टिकल 75 में, ये तो हम समझ गए कि मंत्रिपरिषद से जुड़ा हुआ है, मतलब प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है 75। तो 75 1 के क के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। मतलब 15% से अधिक नहीं होगा। किस आर्टिकल के तहत? 75 1 के क के अनुसार। तो 75 का भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं। इसे जो है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया। समझ गए? मतलब 91वें संविधान संशोधन एक हुआ था, उसमें 2003 में, उसके तहत ये जोड़ा गया कि 15% से अधिक नहीं होगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं आगे।
11वां प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न क्या है सुनिए। निम्न में से कौन-सा संसद से संबंधित नहीं है? तो निम्न में से कौन-सा संसद से संबंधित नहीं है? तो वो है बर्खास्त करना। क्या है? वो है बर्खास्त करना। बर्खास्त करना संसद से संबंधित नहीं है। अब कैसे? चलिए जानते हैं। तो सुनिए, बर्खास्त करना भारत की संसदीय शब्दावली से संबंधित नहीं है। ये शब्द हमेशा याद रखिएगा, ये आएगा। संविधान के आर्टिकल 85 के अनुसार मतलब 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। उनके अधिवेशनों का जो है 17 वशान करेगा और लोकसभा का विघटन कर सकेगा। मतलब लोकसभा का विघटन भी कर सकेगा। अब चलिए इसकी थोड़ी-सी जानकारी और दे देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, देखिए, आहूत करना का मतलब होता है बुलाना, अधिवेशन को बुलाने का काम। 17 वशान का मतलब होता है कि टालना, तो हटा देना है। ठीक है? और एक विघटन का मतलब ये होता है भंग करना। आप जानते हैं 17 वशान करेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, आहूत को इंग्लिश में समीन बोलते हैं, समीन बोला जाता है। 17 वशान को आप यार प्रोरोग बोलते हैं, प्रोरोग। लोकसभा का विघटन की बात करें तो इसे बोला जाता है डिसॉल्व। ठीक है? तो ये हो सकता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, या वो आहूत करेगा, अधिवेशन को बुलाएगा, या अधिवेशन को टालने का काम कर सकता है, या उसे क्या कर सकता है? भंग करने का काम कर सकता है। ये हमारे लिखा हुआ है। किसके हाथ में है? तो राष्ट्रपति के हाथ में है, आर्टिकल 85 के तहत। क्लियर हो गए? हम हर ढंग से बोल दिए। आपको अगर समझ में आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका एक कमेंट हमें हौसला देता है, आप जानते हैं। चलिए 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न क्या है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित प्रमाणित करता है? तो कौन प्रमाणित करता है बताइए? तो ये डी नंबर, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आप अच्छे से जानते हैं। प्रमाणित करने की बात होगी तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कैसे? तो चलिए हम जानते हैं। मतलब लोकसभा में अगर किसी किसी विधेयक को अगर धन विधेयक के रूप में कौन जो है प्रूफ देगा, प्रमाणित करेगा, करता है या करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो चलिए जानकारी लेते हैं। तो सुनिए, कोई विधेयक जो है धन विधेयक मतलब मनी बिल्स या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई विधेयक है धन विधेयक, जैसे कोई विधेयक में जैसे धन विधेयक आपका मनी बिल है, तो है या नहीं इसका निर्णय हमारा लोकसभा अध्यक्ष लेगा। क्लियर हो गया? और उसका विनिश्चय अंतिम होता है। विनिश्चय अंतिम होता है मतलब लोकसभा अध्यक्ष का ही जो फैसला होगा वो निश्चित होगा। ये ध्यान रखना, अंतिम निश्चित, अंतिम होगा तो निश्चित होगा। ठीक है? आर्टिकल अगर बात करें आर्टिकल 117 मतलब अनुच्छेद 117 1, तो याद रखना है आर्टिकल 117 के अनुसार धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा से केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाएगा। धन विधेयक का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है, जानते हैं, और इसके अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक होगा यदि उसमें निम्न विषय सम्मिलित होंगे। तो आप जान लीजिए कि धन विधेयक जो पढ़ रहे हैं आप, एक बात ध्यान रखना है कि धन विधेयक जो है आर्टिकल किस में चर्चा है? तो आर्टिकल जो है 110 में है, मतलब 110 में है, मतलब 110 में है। और इसके अनुसार क्या कहा गया है कि कोई अगर विधेयक है, धन विधेयक होगा तो निम्न विषय सम्मिलित होना चाहिए, इनमें होने चाहिए। क्या-क्या होने चाहिए? तो सुन लीजिए, इनमें होने चाहिए पहला कि किसी कर का अधिरोपण मतलब कर मतलब टैक्स का अधिरोपण, उन्मूलन मतलब लोप कहते हैं उन्मूलन को, ठीक है? परिहार, ये ध्यान रखना है, परिवर्तन एवं भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का ध मतलब धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने, भारत की संचित निधि तथा आकस्मिक निधि पर जो है किसी व्यय को भारित करना आदि जो है सम्मिलित है। इतने विषय होने आवश्यक हैं। एक 13वां प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वां क्या है कि प्रकलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो प्रकलन समिति जो है संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो ये की जाती है बी, लोकसभा के सदस्यों से गठित की जाती है। अब लोकसभा के की प्रकलन समिति जो कमेटी है, प्रकलन समिति एक अस्थायी एवं सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो आपसे पूछेगा प्रकलन समिति जो है अस्थायी तो है ही प्रकलन समिति,
सबसे बड़ी संसद समिति भी है, ये याद रखना होगा आपको। जिसमें 30 सदस्य होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं। किसमें होते हैं? प्रकलन समिति में होते हैं। प्रकलन समिति कैसा समिति है? तो अस्थायी समिति है। प्रकलन समिति क्या है? संसदीय समिति है, जो कि सबसे बड़ी संसदीय समिति है। ये क्लियर हो गया। आगे और जानिए, इस समिति, कौन सी समिति? प्रकलन समिति की बात हो रही है। इस समिति के सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। तो आपसे पूछेगा कि लोकसभा से कौन चुने जाते हैं? कौन सी समिति से? तो आपको प्रकलन समिति से चुने जाते हैं। मतलब प्रकलन समिति के सभी सदस्य जो हैं लोकसभा से ही चुने जाएंगे और कहीं से चुने नहीं जाएंगे। तथा इसका अध्यक्ष जो है इन्हीं सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। समझ गए? मतलब जो लोकसभा से चुने गए हैं प्रकलन समिति के लिए, उसी में से लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा ही नियुक्त किया जाता है अध्यक्ष। समझ गए? प्रकलन समिति में ये जान गए। यह समिति जो है, यह समिति प्रकलन समिति है ना, यह समिति सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का गहन परीक्षण करती है। आप अच्छे से जानते हैं, जो कि प्रस्तुत जो बजट हम लोग करते हैं, वो जो होता है सरकार की तरफ से, उसका गहन परीक्षण करता है तथा आवश्यक उपचारात्मक आर्थिक उपाय, मतलब आर्थिक रूप से आर्थिक उपाय करता है एवं प्रशासनिक सुधारों से संबंधित सुझाव देती है ये प्रकलन समिति। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए 14 प्रश्न क्या है कि संसद के किसी सदन में मुख्य विपक्षीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल के कितने सदस्य होने चाहिए? तो होने चाहिए डी, संसद की कुल संख्या का 1/10 भाग होगा। कुल संख्या क्या होगा? 1/10 भाग होगा। अब 1/10 भाग होगा तो चलिए जानते हैं। तो सुनिए, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कि सत्ता पक्ष की होती है। किसकी होती है? सत्ता पक्ष की होती है। संसद के दोनों सदनों में विपक्षीय दल होता है। विपक्ष का दर्जा उस पार्टी या दल को दिया जाता है। ये भी याद रखिएगा। एक सत्ता पक्ष रूलिंग पार्टी है, एक विपक्ष पद है, मतलब अपोजिट पार्टी कहिए, अपोजिशन पार्टी कह सकते हैं आप, है ना? उसी को कहते हैं ना। ठीक है, जिसकी सदस्य संख्या उस सदन के 1/10 भाग के बराबर होना चाहिए। तो 1/10 भाग के बराबर होगा तभी होगा, है ना? विपक्ष वाली बात जो है, अपोजिशन पार्टी की बात हो रही है। लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होना आवश्यक है, तभी होगा। ये अपोजिशन की बात हो रही है, अपोजिशन पार्टी के लिए, जिसकी सदस्यों की संख्या अगर बात करें तो 1/10 भाग होना चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए। और लोकसभा में 55 सदस्य होने चाहिए, मेंबर होने चाहिए, और 25 सदस्य जो है राज्यसभा में होने चाहिए। चलिए 15वां प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। तो ये है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आहूत का मतलब ही होता है शमिशन। शमिशन, शमिशन का मतलब होता है आहूत, मतलब मतलब उसे क्या करना? बुलाना। आहूत मतलब बुलाने की बात हो रही है। तो चलिए हम जानते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। 108 में क्या किया गया है? संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 108 में। जबकि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति के कारण गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। गतिरोध मतलब विवाद हो गया, लड़ाई झगड़े टाइप का हो गया, मनमुटाव टाइप का हो गया, ठीक है, उत्पन्न हो जाता है। तो राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधेयक पर विचार करने और मतदान करने के लिए दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। बुलाना ही, आहूत का मतलब बुलाना ही होता है, आप जानते ही। तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति बुलाएगा लेकिन वह अध्यक्ष रहेगा। आप जान लीजिए अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा स्पीकर करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तरीका है। 16वां प्रश्न क्या है कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संसद की लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। वर्ष 1967, वर्ष 1967 में, ठीक है, 1967 से यह परंपरा रही है कि इस समिति का अध्यक्ष जो है विपक्षी दल, मतलब अपोजिशन पार्टी के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। ध्यान रखना है, लोक लेखा जो समिति है, कभी कभी इसको प्रकलन समिति कहा जाता है, प्रकलन समिति का जुड़वा बंद कहा जाता है, ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं विपक्ष दल के सदस्य होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कब? 1967 से हुआ है, 1967 से ये जो है परंपरा रही है।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे सुनिए। जुड़ा बंध कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये जानते हैं। जुड़ा बंध कहा जाता है क्योंकि इस समितियों के कार्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक दूसरे के पूरक माना जाता है, ठीक है, बराबर माना जाता है, इसलिए जुड़ा बंध माना जाता है। प्रकलन समिति सार्वजनिक व्यय के अनुमानों के संबंध में कार्य करती है, काम दिया जाता है। बजट उजट वाला सुनते थे ना। और लोक लेखा समिति सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का, सदन द्वारा जो प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाले लेखों की जो है जांच करता है। बस, तो बराबर हुआ कि नहीं। आगे सुनिए। जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि धन उसी मद से खर्च हुआ जिसके लिए प्रदान किया गया था। मतलब जहां जाना चाहिए वहां उचित समय पे उचित जगह पे अगर जा रहा है वही चेक करता है और सही है गलत है कि नहीं, जिसके लिए धन निकला है उसमें मदद मिल रही है कि नहीं। चलिए 17वां प्रश्न क्या है कि संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। तो संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है बता सकते हैं इस 4 ऑप्शन के हिसाब से। तो डी जो है वो सही है। संसद के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, मतलब सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये आप जान लीजिए। सरकार की संसदीय व्यवस्था को कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था में विभाजित किया जा सकता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है इंग्लैंड के, वो भी कौन से मॉडल, वेस्टमिंस्टर। आगे बात करिए तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के राजा के समान कार्यपालिका का जो है नाम मात्र अध्यक्ष होता है। क्या होता है, कार्यपालिका का नाम मात्र अध्यक्ष होता है, कौन, राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। सुनिएगा फिर याद रखिए, आगे चलते हैं। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से गठित मंत्रिपरिषद में निहित होता है। मंत्रिपरिषद मतलब पीएम के हाथ में निहित होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये आप जानते हैं। और संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। किस पे होता है, संसदीय जो शासन व्यवस्था है, बढ़िया से सुन लीजिए, बढ़िया से सुनिए कि संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका कार्यपालिका पर जो है नियंत्रण होता है, बस इतना जान लीजिए। 18वां प्रश्न क्या है, 18वां प्रश्न है कि राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है। तो राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है, तो वो चुना जाता है बी, किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, उसी को, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो। अब चलिए जानते हैं, तो सुनिए, संविधान के अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 89(2) में 89(2) के अनुसार राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को, यथाशीघ्र मतलब जल्दी, ठीक है, अपने ही सदस्य को उपसभापति मतलब डिप्टी चेयरमैन चुनेगी राज्यसभा, ये ध्यान रखना है। और जब उपसभापति का पद रिक्त हो, रिक्त मतलब खाली हो, तो राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को उपसभापति चुनेगी, फिर अन्य सदस्य को भी उपसभापति चुन सकती है। चलिए, इसमें तो हमको नहीं लगता, आर्टिकल बस याद रखिएगा 89(2) के अनुसार ये हुआ है कि अगर राज्यसभा अपने किसी सदस्य को उपसभापति चुनेगी, अगर उपसभापति का पद अगर रिक्त है तो राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को उपसभापति बना सकती है, मतलब डिप्टी चेयरमैन बना सकती है। चलिए 19वां प्रश्न क्या है, 19वां प्रश्न को सुनिए कि केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, बताइएगा। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो और कोई नहीं, सी विट्ठल भाई पटेल थे। सोचिए, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं, पहले इंडियन हैं, याद रखिएगा, प्रथम इंडियन, फर्स्ट इंडियन, समझ गए, विट्ठल भाई पटेल। केंद्रीय विधानमंडल का गठन जो है 1921 में हुआ, 1921 में हुआ, ईस्वी में हुआ, ठीक है, 1921 में। 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए, समझ गए। मतलब केंद्रीय विधानमंडल का गठन कब हुआ, 1921 में, और 1925 में क्या हुआ, विट्ठल भाई पटेल को प्रथम भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। मतलब 1925 में विट्ठल भाई जो है अध्यक्ष बने थे केंद्रीय विधानमंडल का, इतना तो याद रख सकते हैं, इसलिए प्रथम हो गए। 21 में बना, 25 में बन गए, तो प्रथम ही हुआ ना। जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष 1921 ईस्वी में फ्रेडरिक वाइट थे,
फ्रेडरिक वाइट थे। तो 1921 में देखिए प्रथम भारतीय हमारे थे, हमारे तो भाई विठल जी थे, लेकिन प्रथम अध्यक्ष जो बने, प्रथम अध्यक्ष एक अंग्रेज बने थे जो कि फ्रेडरिक वाइट थे, जो कि 1921 में बने थे। क्लियर हो गए? और भारतीय बने हमारे 25 में। चलिए आगे चलो, 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न क्या है कि यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बी। नियुक्त करे उसे क्या कहते हैं? तदर्थ समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? तदर्थ समिति कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे जानते हैं। तदर्थ समिति है क्या? बात यह है अस्थायी सदस्य, अस्थायी समिति कह सकते हैं, है ना। एडॉक, एडॉक कहते हैं, एडॉक कहते हैं, कमेटी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं। देखिए, संसद द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो समिति गठित की जाती है उसे अस्थायी या तदर्थ समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी कहिए या तदर्थ कहिए या एडहोक कमेटी कहिए। एडहोक कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने ढंग से कर लीजिएगा। ये समिति दो प्रकार की होती है। अस्थायी जो समिति है वो एक तरह से दो प्रकार की होती है, जिसे प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रवर कहिए या संयुक्त प्रवर कहिए, ठीक है। इसका गठन जो है किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए किया जाता है। अगर कोई विशेष विधेयक है उस पर विचार करने के लिए यह समिति काम करती है। दूसरा है जांच समिति। इसका गठन जो है किसी विशिष्ट मामलों की जांच करने के लिए की जाती है। ठीक है, मतलब किया जाता है। जैसे स्टॉक मार्केटिंग घोटाला, तो उसके लिए जांच समिति बनती है। तथा बोफोर्स तोप आदि, जब इन समितियों का गठन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो ये अपना प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत कर देती है। तत्पश्चात इसका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है। स्टॉक मार्केटिंग घोटाला अगर है उसके लिए जांच समिति एक बनती है। ठीक है, बोफोर्स तोप है। ये सब चीजों के अगर मान लीजिए समिति का गठन का उद्देश्य अगर मान लीजिए हो गया पूरा, मतलब स्कॉट अगर घोटाला उटाला है या कुछ भी है उस मामले का अगर ये जांच पूरा हो जाता है और ये संसद में प्रस्तुत कर देता है, उसके बाद ये स्वतः ही समाप्त हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 21 क्वेश्चन नंबर है। 21 क्वेश्चन नंबर क्या है कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव जो है संघीय बजट से संबंधित है? निम्न में से कौन सा प्रस्ताव जो है संघीय बजट से संबंधित है? तो सी, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव जो है मतलब कट मोशन जिसे कहते हैं। कटौती प्रस्ताव जो है जिसे कट मोशन बोलते हैं, संघीय बजट से संबंधित है। किससे संबंधित है? संघीय बजट से संबंधित है कटौती प्रस्ताव। यह प्रस्ताव जो है, यह प्रस्ताव मतलब कटौती प्रस्ताव विपक्ष द्वारा अपोजिशन द्वारा सरकार की अनुदान की मांग में, किसमें? सरकार की जो अनुदान की मांग है, मांग में कटौती के लिए उद्देश्य से लोकसभा में जो है प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, कटौती के उद्देश्य से क्या होता है कि लोकसभा में ये प्रस्तुत किया जाता है विपक्ष के द्वारा, अपोजिशन पार्टी के द्वारा। ये आप जान गए। यह 3 प्रकार की होती है। कटौती जो है 3 प्रकार की होती है। जैसे पहला नीतिगत कटौती, पॉलिसी कट कहते हैं उसे। आर्थिक कटौती जिसे इकोनॉमिक कट कहते हैं, और सांकेतिक कटौती जिसे टोकन कट कहते हैं। ये 3 प्रकार की कटौती होती है और ये विपक्ष के द्वारा सरकार लोकसभा में मतलब प्रस्तुत किया जाता है। बस क्लियर हो गया? ठीक है। 22वां प्रश्न है, लोकसभा का कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? बताइए। लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति मतलब कोरम क्या है? तो वो है 1/10 भाग है। क्या है? 1/10वां भाग है। चलिए, गणपूर्ति मतलब कोरम को कहते हैं। जैसे संविधान के अनुच्छेद 100 के 3 के अनुसार, मतलब 100 के 3 में जो है उसके अनुसार संसद की कार्यवाही, ठीक है, कार्यवाही आयोजित करने के लिए गणपूर्ति मतलब कोरम, ठीक है, गणपूर्ति को ही कोरम कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो गणपूर्ति उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होगा। याद रखना है, राज्यसभा में 25 एवं लोकसभा में 55 होगा। और 25 और 55 जो है आप पढ़े थे ऊपर कि अपोजिशन पार्टी के लिए होना आवश्यक है, तभी हो सकता है। 1/10 भाग भी होना जरूरी है सदस्य, याद रखना है। ठीक है, यदि किसी भी सदन में अपेक्षित गणपूर्ति नहीं है तो सदन का अध्यक्ष या सभापति सदन के स्थगित कर सकता है।
ठीक है, अध्यक्ष या सभापति जो है सदन को स्थगित कर सकते हैं, या सुनिए, अध्यक्ष या सभापति सदन को स्थगित कर सकते हैं, ये हम जानेंगे, या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर सकता है जब तक जो है जब तक कनपूर्ति नहीं हो जाती, मतलब कोरम पूरी नहीं हो जाती। अब कोरम पूरी करने के लिए राज्यसभा में 25 मेंबर और लोकसभा में 55 मेंबर होना आवश्यक है और सदस्य संख्या होना चाहिए 1/10वां भाग। ये आप जानते हैं सदन की कुल सदस्य संख्या बोल रहा है। ये क्लियर हो गए, और ये हम पढ़े थे विपक्ष के लिए, जो कि हाँ यहाँ पे क्लियर है। तो निलंबित हो सकता है, अध्यक्ष उसे स्थगित कर सकते हैं, इतना हम जानते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर क्या है सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है आर्टिकल है संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो डी, आर्टिकल 249 देता है, मतलब 249 देता है। क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें आगे कि संविधान का आर्टिकल जो 249 है, 249 मतलब 249 संसद को राज्य सूची मतलब स्टेट लिस्ट के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार देता है। यदि राज्यसभा जो है अपनी उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे तो राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, अगर मान लीजिए 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित कर दिया राज्यसभा, तो समझ जाइए कि कोई विषय जो है राष्ट्रीय महत्व है, तो नेशनल स्तर पर ही राष्ट्रीय महत्व का है, इतना जान लेना। और आगे बात करते हैं तो संसद उस पर विधि बना सकती है। अगर राज्यसभा 2/3 अगर बहुमत पास कर दिया, प्रस्ताव पारित कर दिया, तो समझिए वो राष्ट्रीय महत्व है, और महत्व है इसका मतलब संसद जो है उस पर विधि बना सकता है। क्लियर हो गया। 24 क्वेश्चन नंबर है कि भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के जो है नाम बताएं। नाम बताइए, तो नाम बताएं या नाम बताइए, तो डी होगा। अब अस्थायी सदनों की बात करें तो लोकसभा और राज्य के विधानसभा, ये 2 सदन जो है अस्थायी है। आप अच्छे से जानते हैं लोकसभा अस्थायी है और राज्य का जो विधानसभा वो भी। आगे चलते हैं, जानकारी लेते हैं इसका, डिटेल की बातें करते हैं। तो सुनिए, भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम लोकसभा एवं विधानसभा। जितने भी राज्य के विधानसभा हैं सब अस्थायी है, विधानमंडल रहता तो हम मानते अस्थायी है। ठीक है, अस्थायी है। तो राज्यसभा क्या है हमारा अस्थायी है, लेकिन लोकसभा अस्थायी। तो लोकसभा और सभी राज्य के विधानसभा अस्थायी सदन है। क्लियर हो गया। अब स्पीड करके वीडियो देख लीजिएगा। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, तो ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था जो हमारे इंडिया में है ब्रिटेन से लिए हैं, आप जानते हैं जो भारत में है, तथा यह जो है केंद्र एवं राज्यों दोनों पर समान रूप से लागू होता है। जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो केंद्र हो या राज्य हो, सभी पे लागू होगा। मंत्रिपरिषद जो है केंद्र में लोकसभा के एवं राज्य में विधानसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, आप अच्छे से जानते हैं। आगे बात करें तो इन दोनों सदनों का कार्यकाल अगर बात करें, कौन दोनों, लोकसभा विधानसभा, इन दोनों सदनों का कार्यकाल अगर बोले तो याद रखना है इनकी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होता है। मतलब आप जान लीजिए कि लोकसभा हो या विधानसभा 5 वर्ष का होता है, 5 साल का होता है, 5 इयर्स का होता है। लेकिन प्रथम बैठक जैसे ही शुरू होगा, इनके तारीख की शुरुआत जब होगी वहां से 5 वर्ष तक जो है ये गद्दी पर रहेंगे। ठीक है, कार्यकाल रहेगा इनका। और जान लीजिए 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति होते ही लोकसभा एवं विधानसभा को भंग मतलब डिसॉल्व कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। जबकि राज्यसभा एवं विधान परिषद अस्थायी सदन है। समझ गए। तो एक बात ध्यान रखिएगा, राज्यसभा क्या है, अस्थायी है। विधान परिषद क्या है, राज्य के विधान परिषद की बात हो रही है, मतलब अस्थायी सदन है। तो 2 ही अस्थायी है और 2 अस्थायी है, जो कि हम पढ़ लिए अभी। 25 है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक आवश्यक है? तो बी, 2 बार जो है आवश्यक है।
अगर संसद की बैठक की बात करें तो 2 बार ज़रूर होगा, वर्ष में 2 बार, 6-6 माह का। अब जानते हैं, चलिए वो सब तो मैंने अपने मन से बताया, इसमें जानते हैं। सुनिए, संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार मतलब आर्टिकल 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन के आहूत करेगा मतलब बुलवाएगा। कौन? राष्ट्रपति बुलवाएँगे। संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलवाएँगे। किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक जो लास्ट है सिटिंग, अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक मतलब फर्स्ट सिटिंग के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है? अर्थात 1 वर्ष में कम से कम 2 सत्रों का आयोजन किया जाना आवश्यक है। तो ये एक बात तो हम जान गए कि हमारा अंतिम बैठक और प्रथम बैठक के बीच की अगर बात करें तो 6 माह का ही अंतराल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम में अगर बुला ले तो ठीक है, चलेगा, लेकिन अधिक तो नहीं होना चाहिए, इतना तो ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है? और एक बात ध्यान रखना है कि 1 वर्ष में इसीलिए कम से कम 2 सत्रों का आयोजन किया जाना आवश्यक है, नीड है और ये राष्ट्रपति बुलवा सकता है। चलिए, आगे बात करते हैं और सुनिए, भारत की संसदीय परंपरा में 1 वर्ष में सामान्यतः 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है। मतलब समझ गए? 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है वर्ष में सामान्यतः माना गया है। जो निम्नवत है बजट सत्र जो कि हम जानते हैं फरवरी से मई में जो कि अभी भी बजट निकला है, आप जानते हैं। एक होता है मानसून सत्र जो कि जुलाई से सितंबर, ये भी सत्र है, बुलाया जाता है। एक है शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर से दिसंबर। मतलब भारतीय संसदीय परंपरा में अगर देखा जाए तो 1 वर्ष में सामान्यतः 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है। 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है और सत्रों का आयोजन किया जाता है जिसमें बजट सत्र जो आता है फरवरी से मई में जो कि अभी गया, ये भी एक सत्र है। दूसरा एक मानसून सत्र आता है जो कि जुलाई से सितंबर आता है, ये भी एक सत्र में आता है और एक जो है शीतकालीन सत्र होते हैं जो कि नवंबर से दिसंबर में होता है। तो 3 सत्र होते हैं, तो ये याद रखना है। ये संसद की परंपरा है। भारत की जो संसद की परंपरा है, सामान्यतः 1 वर्ष में 3 सत्र बुलाइए। ठीक है? क्लियर हो गया। 26 क्वेश्चन में है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता है? तो संसद के बिना कोई सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता। चलिए अब जानते हैं कैसे। तो सुनिए, भारत में संसद की अनुमति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता है। विनियोग विधेयक का उल्लेख जो है अनुच्छेद 114 1 मतलब 114 के 1 में किया गया है। चलिए हम बता देते हैं। यहाँ तक तो जान गए कि आर्टिकल 114 1 के अनुसार भारत की संचित निधि मतलब 114 आर्टिकल के अनुसार भारत की जो संचित निधि है, संचित निधि में से कोई धन संसद द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना नहीं निकाला जा सकता है, ये हम जान गए। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा क्या? तो इसके लिए लोकसभा में एक विधेयक पारित किया जाता है, मतलब लोकसभा में आपको एक विधेयक पारित किया जाएगा जिसमें लोकसभा द्वारा, किसके द्वारा? लोकसभा द्वारा स्वीकृति अनुदानों की जो सभी मांगे हैं तथा संचित निधि पर जो है भारत व्यय जो है सम्मिलित होते हैं। तो भारत व्यय सम्मिलित होंगे तभी ये काम होगा, अन्यथा नहीं काम होगा। 27वां प्रश्न है कि करों और सरकारी कार्यों के निर्वाह से केंद्र सरकार को प्राप्त संपूर्ण राजस्व किस निधि में रखा जाता है? मतलब करों और सरकारी कार्यों के निर्वाह से केंद्र सरकार को प्राप्त जो संपूर्ण राजस्व है किस निधि में रखा जाता है? तो हम जानते हैं भारत की संचित निधि में रखा जाता है। जो भी टैक्स की बात हो गई है ना, वो याद रखिएगा, भारत की संचित निधि में रखा जाता है। चलिए आगे जानते अब इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो चलिए देखिए, सुनिए, भारत की संचित निधि बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत की संचित निधि को ही कहा जाता है। का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत किया गया है। तो आपसे पूछेगा कि कौन सी आर्टिकल के तहत किया गया है संचित निधि का उल्लेख संविधान में या संविधान के अंदर, बताइए। तो आर्टिकल 266 के अंदर किया गया है। ठीक है, 266 के अंदर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा है कि आकस्मिकता निधि, ठीक है, आकस्मिक ऐसे बोला जाता है, आकस्मिकता निधि एवं राज्यों के लिए धन के आवंटन के अतिरिक्त भारत सरकार का राजस्व जो है, रेवेन्यू जो कहते हैं, या उसके द्वारा लिए गए करों
आदि से जो भी धन प्राप्त होगा उसे एक संचित निधि बनेगी। क्या बनेगी? एक संचित निधि बनेगी, जिसे भारत की संचित निधि के नाम से जाना जाएगा। क्या जाना जाएगा? भारत की संचित निधि के नाम से जाना जाएगा। विधि के प्राधिकार के बिना संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता है। तो आप एक बात जान लीजिए कि यहाँ पे विधि के प्राधिकार के बिना, कोई भी विधि के बिना समझ जाइए डायरेक्ट कि संचित निधि का जो है, संचित निधि से कोई धन नहीं निकाल सकते। डायरेक्ट सवाल यही है। समझ गए? कोई धन नहीं निकाल सकते। समझ गए? तो अगर आपसे पूछेगा तो आप क्लियर कर दीजिएगा। तो क्या कीजिएगा? आकस्मिक, आकस्मिकता, आकस्मिकता, आकस्मिकता भी बोल सकते हैं। आकस्मिकता भी बोल दीजिए, आकस्मिक भी बोल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। निधि 28 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो डी आंसर आपको दिख रहा होगा, यही कथन सत्य होगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है और यह कथन सत्य है। चलिए आगे जानते हैं, इसकी बातें करते हैं। तो ये जानते हैं कि ये बात कहां से सही है। तो संविधान के अनुच्छेद 109 के 1 के अनुसार अगर हम बात करें, आर्टिकल 109 1 में या इसके अंतर्गत या इसके अनुसार धन विधेयक मतलब मनी बिल राज्यसभा में प्रस्तावित मतलब इंट्रोड्यूस्ड नहीं किया जाता है, प्रस्तावित नहीं किया जाता है। याद रखना है, धन विधेयक जो मनी बिल है वो राज्यसभा में कभी प्रस्तावित नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। मतलब प्रस्तावित नहीं किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात ही केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। समझ गए? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात ही हो सकता है, वो भी केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। समझ गए? अब बात करते हैं लोकसभा द्वारा धन विधेयक को पारित करने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में यह प्रस्तावित नहीं होगा मनी बिल, ये आप जान गए। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि अगर लोकसभा द्वारा जो धन विधेयक पारित होता है, पारित करने के पश्चात क्या होगा कि राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाएगा कि भाई सिफारिश करिएगा। राज्यसभा जो है विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 डेज मतलब 14 दिन की अवधि के अंदर अपनी सिफारिशों सहित, मतलब यदि कोई हो तो ठीक है, सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देता है, तो लोकसभा राज्यसभा की किसी एक या सभी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। समझ गए? अगर लोकसभा को लौटा देता है, मतलब मान लीजिए राज्यसभा जो है सिफारिशों की सहमति जो है लोकसभा को लौटा देता है 14 दिन की अवधि के अंदर, ठीक है, तो लोकसभा जो है राज्यसभा की किसी एक या सभी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। फिर लोकसभा मन करे स्वीकार करे, मन करे अस्वीकार कर सकता है। क्लियर हो गया? चलिए 29 क्वेश्चन नंबर है। 29 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है कि संसद अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो कोई भी कानून बना सकती है संसद, तो बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकता है संसद कोई भी कानून। आप अच्छे से जानते हैं, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सुनिए, संविधान के अनुच्छेद 253 मतलब 253 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी अन्य देश के साथ संधि या करार, ठीक है, संधि या करार मतलब एग्रीमेंट अथवा किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, संगठन या निकाय में किए गए किसी संधि या करार मतलब एग्रीमेंट, संधि का ये एग्रीमेंट के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए बिना किसी राज्य की सहमति से कोई भी विधि बना सकता है। मतलब ये राज्य से कोई मतलब ही नहीं है। राज्य अगर मान लीजिए संगठन करना हो, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन करना हो या कुछ भी करना हो, तो इसमें आपको राज्य का कोई सहमति की जरूरत नहीं है, वो संसद द्वारा जो भी लागू होगा वो सबको मानना पड़ेगा। चलिए 30वां प्रश्न क्या है कि संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो वो है भारत की देन है। किसकी देन है? भारत की देन है। हम जानते हैं कैसे, तो सुनिए, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से प्रारंभ होने के कारण इसे शून्यकाल मतलब 0 आवर के नाम से जाना जाता है। मतलब संसद के दोनों सदनों में जो प्रश्नकाल होते हैं उसके एकदम ठीक बाद में 12 बजे से जो प्रारंभ होने की जो होती है, प्रारंभ होता है, शुरू होता है, उसके कारण इसे हम शून्यकाल 0 आवर के नाम से जानते हैं।
जैसे ही प्रश्नकाल हुआ उसके ठीक बाद 12 बज गया, 12 बजे जो प्रारंभ होता है उसी को कहा जाता है शून्यकाल। अब 12 बजे देखते हैं शून्य हो जाता है। इसमें कोई संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के जो है लोक महत्व का कोई भी प्रश्न उठा सकता है। उस समय शून्यकाल में कोई भी उठा सकता है। शून्यकाल को वर्ष 1962 में जो है भारतीय संसदीय प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है। मतलब 1962 में यह सम्मिलित किया गया है किसे? शून्यकाल को। ठीक, 31 क्वेश्चन नंबर है। 31 क्वेश्चन नंबर क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय जो है भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? तो भारित नहीं होता है तो सी नंबर, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते पर नहीं होता है। भारत के संचित निधि जो है, ये जो है भारत के प्रधानमंत्री का वेतन भत्ता है, उसमें नहीं होता है। ठीक है, चलिए जानते हैं। सुनिए, संविधान के आर्टिकल 112 के 3 में, ठीक है, आर्टिकल 112 मतलब 112 है, ठीक है, 112 ऐसे याद रख सकते हैं। तो आर्टिकल 112 के 3 के अनुसार भारत की जो संचित निधि है, संचित निधि पर जो आधारित व्यय है, आधारित व्यय मतलब कि चार्ज्ड एक्सपेंडिचर होगा। किस पे होगा? आर्टिकल 112 के अनुसार तो राष्ट्रपति, यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते होंगे। किसमें? भारित व्यय में। तो चार्ज एक्सपेंडिचर में जो है सभी लोग होंगे, मतलब भारित व्यय में कौन को? राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते इसमें होंगे। लेकिन जबकि बात करते हैं हम लोग, जबकि भारत के प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते की बात करें तो संसद विधि द्वारा निर्धारित की जाती है। तो भारत के प्रधानमंत्री का जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, पीएम जो हैं, उनके वेतन भत्ते की बात करें तो संसद विधि द्वारा होगा, पार्लियामेंट विधि द्वारा होगा। ये क्लियर हो गया? 30वां प्रश्न है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो आम चुनाव की बात करते हैं तो बी 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। जो प्रथम आम चुनाव हुआ था, जिसे फर्स्ट जनरल इलेक्शन बोलते हैं, तो पहला जो आम चुनाव हुआ था वो 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। मतलब 25 अक्टूबर मतलब 25 अक्टूबर 1951 मतलब 51 से 51, ठीक है, 51 है, से लेके 21 फरवरी 21 फरवरी, ठीक है, याद रखना है, से लेके 1952 होगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक था। लगभग मतलब 4 माह तक चला था। सोचिए उस समय आम चुनाव जो हुआ था 4 माह तक चला था। आगे बात करें तो इसमें जो है 489 मतलब 489 489 स्थानों के लिए चुनाव हुआ था। मतलब 489, समझ रहे हैं? 489 स्थानों पर मतलब जगह पर जो है चुनाव हुआ था। जीबी मालवंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। सोचिए जब आम चुनाव हुआ था उस समय अगर अध्यक्ष पूछेगा आपसे लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष तो आप बताइएगा जीबी मालवंकर थे। क्लियर हो गए? 33वां प्रश्न क्या है? प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो किसे नियुक्त किया जाता है? तो सी नंबर, नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आगे, सुनिए प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः नवनिर्वाचित, क्या है? नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से ही किसी एक को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तत्पश्चात प्रोटेम स्पीकर द्वारा लोकसभा के सदस्यों का शपथ दिलाई जाती है। किसकी शपथ दिलाई जाती है? लोकसभा के सदस्यों की शपथ दिलाई जाती है। और लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो आप जानते हैं कि जो सदस्य बनेगा, जो सदस्य का शपथ होगा, उसी सदस्य में से एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं ये ऊपर में ही। और बात करते हैं तो उसके पश्चात स्वतः ही जो है प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। जैसे ही मतलब अध्यक्ष चुन लिए गए, उसके पश्चात ही स्वयं खुद प्रोटेम जो स्पीकर होते हैं उनका पद समाप्त हो जाता है। 34 क्वेश्चन है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? चलिए बताइएगा। 34 क्वेश्चन नंबर है कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो उम्र है 25 ईयर्स। कितने हैं? 25 ईयर्स है, ये ध्यान रखना है, वर्ष है। चलिए बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार, आर्टिकल, ठीक है, 84 ख के अनुसार हम बात करते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु का होना अनिवार्य है। कितना होना? 25 ईयर्स का होना अनिवार्य है। यदि वह संसद के निम्न सदन
निम्न सदन कहने का मतलब, निम्न सदन को ही लोकसभा कहा जाता है। निम्न सदन कहिए या लोकसभा कहिए, एक ही है। ठीक है? तो आपसे सवाल पढ़े होंगे आप लोग कि लोकसभा को किस सदन के नाम से जाना जाता है? तो निम्न सदन के रूप में जाना जाता है। तो निम्न सदन या लोकसभा का जो है सदस्य बनता है, और ये लोकसभा का जो सदस्य बनता है वो 25 वर्ष होना अनिवार्य है, अगर आपको बनना है तो। ठीक है? निम्न सदन का सदस्य बनना है। अब राज्यसभा का सदस्य देखिए, राज्यसभा का जो होता है उसे उच्च सदन भी कहा जाता है। तो राज्यसभा या उच्च सदन का सदस्य बनने के लिए उस व्यक्ति को कम से कम 30 वर्ष होना अनिवार्य है। मतलब 30 होना अनिवार्य है, 30 वर्ष होना जरूरी है। तो हम जान गए, लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30। लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। ठीक है? 36 क्वेश्चन नंबर क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है, निम्नलिखित कथनों के हिसाब से बताना है। देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो कौन से सही हैं ये आपको बताना है, बताइए। तो एक बात ध्यान रखना है कि एक जो आप देख रहे हैं ये सही है और 3 सही है, 2 गलत है। क्यों गलत है? अब चलिए पढ़ लेते हैं आगे। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत, मतलब आहूत मतलब बुला बुला सकता है, तो आहूत कर सकता है मतलब बुला सकता है। आहूत मतलब वही होता है, आहूत माने बुलाना। तीसरा क्यों सही है कि एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक है, जब संसद का चलना आवश्यक है। तो ये सी जो है आंसर सही है, 1 और 3 सही है। सुनिए, संविधान के अनुच्छेद 85 में, आर्टिकल 85 में कहा गया है कि राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर मिलने के लिए बुला सकते हैं। मतलब कभी भी कहीं भी बुला सकते हैं, जहां वह उचित समझेंगे। जहां चाहेंगे वहीं बुला सकते हैं, जहां राष्ट्रपति चाहेंगे। लेकिन 6 महीने 6 महीने एक सत्र में अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तारीख के बीच हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब 6 महीने में जो एक सत्र बुलाया जाता है पहली बैठक का, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते राष्ट्रपति। अब बुलाना तो कहीं भी बुला सकते हैं। आगे चलिए, लोकसभा का सत्र जो है वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाया जाता है। वर्ष में 2 बार तो निश्चित है बुलाया जाता है। ये आप जान गए? 2 बार। संसद में 1 वर्ष में मिलने वाले दिनों की न्यूनतम संख्या का कोई प्रावधान नहीं है। न्यूनतम संख्या का कोई प्रावधान नहीं है, जो कि हम यहाँ पे देखे थे। यहाँ पे लिखा था कि 3 सत्रों को चलाया जाना अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं है, ये हम जानते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर है कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है तो स्थगन करके, विघटन करके, सत्रावसान करके, उपरोक्त में से सभी द्वारा किया जा सकता है। लोकसभा का स्थगन कर दीजिए, सत्रावसान कर दीजिए, मतलब भंग कर दीजिए, विघटन कर दीजिए भाई, है ना? डिसॉल्व कर दीजिए। ठीक है, आगे चलिए इसमें जान लीजिए। तो सुनिए, लोकसभा के स्थगन का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। लोकसभा अध्यक्ष कभी भी स्थगन कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है? या कभी भी वो चाहें तो हटा सकते हैं। ठीक है? जबकि लोकसभा के विघटन और सत्रावसान का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। मतलब सोचिए, स्थगन करने का बात किया जाए, स्थगन की बात किया जाए, मतलब रोकने की बात किया जाए, तो स्थगन का अधिकार जो है लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है, लेकिन विघटन करने का मतलब एकदम हटाने का, भंग करने का, डिसॉल्व करने का, सत्रावसान मतलब भंग करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। ये 38वां प्रश्न क्या है सुनिए। 38 क्वेश्चन नंबर है कि किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो 6 वर्ष का किसका था? लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। तो किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो वो था 5वीं लोकसभा का। 5वीं लोकसभा जब थी ना, उस समय 6 वर्ष का था। ठीक है? अब चलिए जानते हैं। अब 5वीं लोकसभा मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात हो रही है। चलिए, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या हुआ कि लोकसभा के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। मतलब 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया 1976 के द्वारा कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, जिसे पुनः 44वें संविधान संशोधन द्वारा 5 वर्ष कर दिया गया था। क्लियर हो गया? 39 क्वेश्चन नंबर। 39 क्वेश्चन नंबर क्या है कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, वो किनके विरुद्ध लाया गया था? बताइए। तो प्रथम स्पीकर कौन थे? जेबी मलवंकर थे। इन्हीं के प्रति जो है अविश्वास प्रस्ताव आया था लोकसभा में। समझ गए? अब चलिए जानते हैं कब आया था। तो देखिए 15 दिसंबर 1954 को, 54 मतलब 1954 को। ठीक है? तो 15 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 1954 को लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो जीबी मलवंकर हैं के विरुद्ध आचार्य जेपी कृपलानी
आचार्य जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 अन्य लोकसभा सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, परंतु 18 दिसंबर 1954 या 1954 18 दिसंबर 1954 को प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया। चलिए 40वां प्रश्न है। 40वां प्रश्न क्या है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, सही है, मीरा कुमार थी। ये ध्यान किया, प्रथम महिला अध्यक्ष थी लोकसभा की। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, जो कि हम जानते हैं मीरा कुमार थी। और ये जो थी मीरा कुमार, ये 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। कितवीं अध्यक्ष थी? 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। और लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें हम लोग 41 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे? जनी पी.ए. संगमा। क्लियर हो गए? चलिए अब जानते हैं, तो सुन लीजिए, फास्ट चलते हैं थोड़ा। वर्ष 1996 में, मतलब 1996 में पी.एम. संगमा भारत के प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष बने थे। तो प्रथम अगर पूछे जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, स्पीकर कौन थे, तो वो थे हमारे कौन? पी.एम. संगमा। ये कब बनी थी? तो 1996 में। मतलब कब बने थे? तो 1996 में। पूछेगा पी.ए. संगमा जो हैं कब बने थे? तो 1996 में। ठीक है। इससे पूर्व जो है वह वर्ष 1995 में, मतलब 1999 में प्रथम केंद्रीय जनजाति मंत्री भी रह चुके थे। तो केंद्रीय जनजाति मंत्री भी रह चुके हैं प्रथम, कौन? हमारे पी.ए. संगमा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। 42 क्वेश्चन नंबर है कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई है, बताइएगा। प्रथम अभिनेत्री जो थी, जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, आप अच्छे से जानते हैं कि नरगिस दत्ता, जो कि संजय दत्त की मां थी, आप जानते हैं नरगिस दत्ता। अब देखिए नरगिस दत्ता की बात करें तो नरगिस दत्ता भारत की ऐसी प्रथम अभिनेत्री थी जिन्हें राज्यसभा में नामांकित किया गया था। इनका कार्यकाल अगर बोला जाए नरगिस दत्ता का, तो 3 अप्रैल 1980 से लेके 3 मई 1981 तक रहा था। 3 अप्रैल 1980 को से लेके 3 मई 1981 तक रहा था। क्लियर हो गया? कि 43वां प्रश्न क्या है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान जो है समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? मतलब राज्यसभा की लोकसभा की दोनों जो है हमारा सदन, उसका समान शक्तियां किस क्षेत्र में मतलब बराबर है, समान है? बताइए, यही ना पूछ रहा है। तो हम बताएंगे बी, संविधान में संशोधन करने के विषय में दोनों जो है बराबर हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, दोनों संसद। अब चलिए जानते हैं, फास्ट चलेंगे थोड़ा, ठीक है ना। दिए गए विकल्पों में संविधान संशोधन के विषय पर लोकसभा व राज्यसभा को समान रूप से शक्तियां प्राप्त है, समान रूप से, बराबर रूप से। जबकि आर्टिकल 312 मतलब 312 अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के संबंध में राज्यसभा है, मतलब राज्यसभा प्रभावी होती है। जो ये आर्टिकल 312 के अनुसार अगर देखें तो अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के संबंध में अगर बात करें, अगर अखिल भारतीय सेवा है उसकी गठन की बात करें, उसके संबंध में अगर बात करें तो राज्यसभा प्रभावी होता है, मतलब राज्यसभा प्रथम होता है, स्थान उसका आगे है। इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें तो पीएम उएम सब आ जाएंगे, मंत्रिपरिषद होता है ना। अतः सरकार को हटाने के विषय में लोकसभा ही प्रभावी होती है। सोचिए, अगर सरकार को हटाना है और सरकार के हटाने के विषय में अगर कोई भी है तो वो लोकसभा। कटौती प्रस्ताव जिसे कट मोशन कहते हैं, कट मोशन पर भी लोकसभा को ही प्रभावशाली बनाया गया है। 44 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 44 क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। तो शून्यकाल का अर्थ ही होता है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल को बोलते हैं, जो कि 12 बजे के ठीक बाद का काल को, मतलब जैसे ही प्रश्नकाल 12 बजा ना, उसी समय की बात करते हैं। 12 जैसे बजेगा मतलब 000 हो जाएगा, शून्यकाल उसी को कहते हैं। तो प्रश्नकाल जैसे ही शुरू होता है उसके ठीक पश्चात तुरंत काल को ही शून्यकाल कहते हैं। बस इतना जान लीजिए, जो कि हम पढ़ चुके हैं ऊपर शून्यकाल, है ना। शून्यकाल जो है जिसे 0 आवर बोलते हैं, भारतीय संसद की देन है। किसकी है? देन है। शून्यकाल कहाँ का देन है? भारत का ही देन है। याद रखिए, तो भारत की संसद का ही देन माना जाता है, बाहर से नहीं लिया गया ये शून्यकाल। इसका समय लोकसभा में दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है। शून्यकाल का जो है 12 बजे से 1 बजे तक होता है। तथा राज्यसभा जो देख रहे हैं, लोकसभा में 12 बजे से 1 बजे तक होता है, ये ध्यान रखना। और राज्यसभा में बात करें तो राज्यसभा सुबह 11 बजे से 12 बजे तक होता है। 11 से 12 अगर रहे तो राज्यसभा टिक लगाइएगा, 12 से 1 बजे तक रहे तो लोकसभा लगाइएगा। ये लोकसभा में शून्यकाल का समयकाल बताया गया है, राज्यसभा में 11 से 12 बजे तक बताया गया। वर्ष 2014 से पूर्व
वर्ष 2014 से पूर्व दोनों सदनों का शून्यकाल 12 से 1 बजे तक होती थी। पहले जब 2014 की बात करें, उससे पूर्व की बात करते हैं, 2014 के पूर्व की बात करें, तो उस समय जो है ना 12 से 1 शून्यकाल था, ठीक है? लोकसभा का और राज्यसभा का, दोनों का बराबर था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब 2014 के बाद जब हुआ, तो उसके बाद लोकसभा का 12 से 1 हो गया और राज्यसभा का शून्यकाल 11 से 12 हो गया। की अनुमति के पश्चात जनहित व लोकहित, ठीक है? जनहित व लोक महत्व के विषयों से संबंधित प्रश्न उठाए जाते हैं। इसमें जनहित के बारे में, लोक के महत्व के विषय में इसमें प्रश्न उठाए जाते हैं। अतः इस काल को प्रश्न उत्तर सत्र भी कहते हैं। शून्यकाल को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रश्न उत्तर सत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं। 45 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? बताइएगा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है, तो वो साधारण विधेयक, ठीक है, किस पर गतिरोध दूर करने हेतु होता है? तो साधारण विधेयक पर दूर करने के लिए लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। अब चलिए जानते हैं, तो सुनिए। संविधान के आर्टिकल 108 के अनुसार, मतलब 108, ठीक है, 108 के अनुसार, अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो आपसे पूछेगा कि दोनों सदनों का बैठक जो है, लोकसभा और राज्यसभा का बैठक की बात करें, जिसे संयुक्त बैठक कहते हैं, वो कौन से आर्टिकल में चर्चित है? तो 108 में, ठीक है? किसी साधारण विधेयक, देखिए प्रावधान है, किसी साधारण विधेयक के विषय पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध होने पर जो है संविधान में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। गतिरोध मतलब विवाद, मनमुटाव, मतलब पसंद नहीं उसे है, राज्यसभा को पसंद है, लोकसभा को नहीं, लोकसभा को पसंद है, राज्यसभा को नहीं, तो अगर उसमें है तो गतिरोध है, ठीक है, तो संविधान में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। क्लियर हो गया? ये हो गया, गतिरोध विवाद का बात होता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों से अधिक होने के कारण प्रायः लोकसभा अधिक प्रभावी रहती है। इसलिए लोकसभा अधिक प्रभावी हो जाता है, क्योंकि राज्यसभा से ज्यादा है सदस्य। समझ गए? 46 क्वेश्चन नंबर है, देखिए 46 क्वेश्चन नंबर है कि आकस्मिकता, ठीक है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो वो करेंगे बी, संसदीय स्वीकृति के बाद कर सकते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के स्वीकृति के बाद कर सकते हैं। चलिए, अत्यावश्यक कहिए, आकस्मिक कहिए, प्राकृतिक के व्ययों हेतु, इस पर देखिए आर्टिकल अगर 267 की बात करें, 1 की बात करें, इसके अंतर्गत क्या किया गया है, क्या आकस्मिकता निधि का जो है प्रावधान किया गया है, बस इतना ध्यान रखना है, ये पूछेगा। अगर आपसे पूछेगा कि इस पर जो है राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, तो हाँ भाई, आकस्मिकता जो है, आकस्मिक जो आता है निधि जो है, उस पर राष्ट्रपति का कंट्रोल है, ये आप जानते हैं, जिसे राष्ट्रपति संसद विधि द्वारा जो है प्राधिकृत किए जाने पर उपयोग करता है। और ये अगर संसद, मान लीजिए इस विधि को संसद विधि द्वारा अगर ये हो गया, लागू हो गया, या जो भी है आदेश मिल जाता है, तो राष्ट्रपति ये इस पे काम कर सकता है, इसका उपयोग कर सकता है। क्लियर हो गया? 27वां प्रश्न क्या है? लोकसभा, यहाँ पे क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन नंबर है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा। देखिए, मान लिया जाएगा, एक तो फाइनल है कि अगर मान लीजिए लोकसभा द्वारा पारित अगर धन विधेयक है और राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा, ये निश्चित है। यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो 14 दिनों तक रोक सकती है। मतलब 14 दिनों तक जो है कार्यवाही नहीं होगी, तो 14 दिनों तक ये जो है रोक सकती है। कौन? 14 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकती है, 14 दिनों तक रोक सकती है। आर्टिकल 109 के अनुसार, मतलब अनुच्छेद 109 के अंतर्गत किसी भी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। मतलब आर्टिकल 109 के अंतर्गत क्या हुआ कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ये तो फाइनल है। तो हमेशा याद रखिए, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही, पढ़ चुके हैं। लोकसभा जो है इस विधेयक को विशेष बहुमत से पारित कर क्या कर सकता है कि राज्यसभा में प्रेषित करती है। मतलब कहने का मतलब है कि उपस्थिति तथा मत देने वाले सदस्यों 213 बहुमत से पारित कर देती है। ये लोकसभा कर देता है और राज्यसभा को दे देता है। राज्यसभा इस विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन अच्छे से नहीं बनाया। 14 दिनों तक रोक सकती है, याद रखिएगा। और राज्यसभा द्वारा विधेयक 14 दिनों के भीतर वापस न करने की स्थिति में स्वतः राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। 48 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध जो है संघीय बजट से है? तो संघीय बजट से किसका है? तो सी, कटौती प्रस्ताव से है।
किससे? कटौती प्रस्ताव से है। कटौती प्रस्ताव मतलब कट मोशन, है ना? तो कटौती प्रस्ताव का संबंध जो है संघीय बजट से है, ये हम जानते हैं। जबकि निंदा प्रस्ताव जो है, निंदा प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का संबंध जो है संसद की कार्यवाही से है। तो देखिए संसद की कार्यवाही से कौन-कौन है? तो याद रखना निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण देखिए स्थगन प्रस्ताव कहिए, निंदा कहिए या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहिए, ये जो है संसद की कार्यवाही से है। ये तीनों एक ही है। स्थगन प्रस्ताव संसद के जो है संसद की कार्यवाही से है, लेकिन कटौती प्रस्ताव जो है वो संघीय बजट से है, ये ध्यान रखना है। क्लियर? 49 क्वेश्चन नंबर है, सुनिए। 49 क्वेश्चन नंबर है कि व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो बी है अतिरिक्त अनुदान के अनुसार रखा जाता है। बाहरी आवाज़ों को इग्नोर करेंगे, ठीक है? आगे बात करते हैं तो सुनिए। आगे बात है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के 2 के अनुसार देखें, ठीक है? 2 के अनुसार 113 आर्टिकल 113 के अनुसार व्यय का अनुमान जो है लोकसभा के समक्ष भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, ठीक है, के अतिरिक्त अनुदान के अनुरोधों के रूप में रखे जाते हैं। और भी जान लीजिए, लोकसभा को इस अनुरोध को स्वीकार करने, अस्वीकार करने या कटौती के साथ स्वीकार करने का अधिकार दिया गया है लोकसभा को। समझ गए? मन है तो स्वीकार कीजिए, मन नहीं है तो अस्वीकार कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 50वां प्रश्न की बात करते हैं तो 50वां प्रश्न सुनिए। सूची 1, सूची 2 के सम्मिलित कीजिए, ठीक है? देखिए 50वां प्रश्न है कि सूची 1, सूची 2 के साथ जो है सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो याद रखना है, सही उत्तर चुनने के लिए आपको याद रखना है सी आंसर जो है इसका सही होगा। आप देख लीजिए, हम डायरेक्ट बता दिए हैं। तो देखिए लोक लेखा समिति जो है क्या है, किससे संबंधित है? मिलान करना है, तो ये आप जानते हैं वित्तीय समिति से है। पढ़ें, याचिका समिति बता सकते हैं, तो याचिका समिति जो है कार्यकारी समिति से है। स्टॉक बाजार स्कैम की अगर बात करें तो ये हमारा तदर्थ समिति आप जानते हैं। और विभागीय समितियां जो है हमारा दूसरा है जो कि स्टैंडिंग समिति है, जो कि यहाँ पे देख लीजिए, है ना? क्लियर हो गए? तो चलिए आज 50वां प्रश्न खत्म हो गए और आज के लिए ये संसद खत्म हो गया। इसे मैं संपूर्ण संसद खत्म हो गए, पार्लियामेंट आगे आएंगे जो आपका कल अपडेट मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। लेट आने के लिए क्षमा चाहते हैं, वीडियो लेट आया क्योंकि थोड़े से काम हो गया, किसी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो गई, इसलिए उसमें बिजी हो गए थे। ठीक है, कल से वही टाइम से अपलोड हो जाएगा।